इस वीडियो में हम ग्रामसी को कंटिन्यू करेंगे। ग्रामसी, तो ग्रामसी का पर्पस क्या था, सबसे पहले उसका पर्पस समझते हैं। तो ग्रामसी ने देखा कि मार्क्स की जो भी प्रेडिक्शन थी, ठीक है, वो सब गलत जा रही थी। तो ही वांटेड टू नो कि क्यों मार्क्स की सारी प्रेडिक्शंस गलत जा रहे हैं। सो व्हाई मार्क्सिस्ट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग। अब मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था क्या, रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, वर्किंग क्लास विल ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास। तो मार्क्स क्या कहता है, एक रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। बट ग्रामसी ने देखा कि रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। सो ही वांटेड टू नो, दूसरी चीज़ व्हाट ही वांटेड टू नो, व्हाई रेवोल्यूशन डिड नॉट हैपन एज प्रिडिक्टेड बाय मार्क्स। सो रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ एज प्रिडिक्टेड बाय मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या कहा था, रेवोल्यूशन होगा, ओवरथ्रो हो जाएगा, ठीक है। उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी अबाउट हिस्ट्री वो सब गलत हो गई, ठीक है। तो ग्रामसी ये जानना चाहता था कि इतना बड़ा थिंकर, इतना जाना माना थिंकर, इसको लोग क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे एज इकोनॉमिक, इसकी जो थ्योरी है हिस्ट्री की, इसको लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे थे एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। उससे भी मार्क्स को ग्रामसी को बचाना था मार्क्स की थ्योरी को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म डिक्लेयर होने से। तो इसने क्या किया, अब व्हाट ग्रामसी डिड। सो ग्रामसी क्रिटिकली एग्जामिन्ड मार्क्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। क्रिटिकली एग्जामिन, जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना उसकी हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, उसकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्या बात करती है, ठीक है। चलो इसकी पढ़ ली, अब सिर्फ इसकी पढ़ने से काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या करेगा, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा हिस्ट्री की। सो व्हाट ही डिड, ही लुक्ड फॉर अदर एक्सप्लेनेशंस, अदर जो भी एक्सप्लेनेशंस है हिस्ट्री की वो देखी। लेकिन इसमें से एक ऐसा बंदा था, इटालियन ही था, ठीक है, एक इटालियन स्कॉलर था, बेनिडेटो क्रॉस, जिसकी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री से ग्रामसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, ठीक है। क्योंकि क्रोश ने क्या किया था, ही हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन कल्चरल फैक्टर्स, इसने कल्चरल फैक्टर्स को एम्फेसाइज किया था इन शेपिंग हिस्ट्री। सो ही एम्फेसाइज ऑन कल्चरल फैक्टर्स इन हिस्ट्री। तो ग्रामसी को लगा कि हो सकता है कि मार्क्स ने कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया हो, ठीक है, इसी वजह से उसकी जो प्रिडिक्शंस है वो फेल हो गई हो। सो ग्रामसी फेल्ट दैट मे बी मार्क्स has ignored the role of cultural factors का रोल्स हो सकता है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे पास, पहली चीज़, ठीक है, कि हो सकता है कि मार्क्स ने कल्चर्स का जो है रोल्स उसको अच्छे से ना समझा हो। दूसरी चीज़ जो ग्रामसी को लगी, जिसकी वजह से ग्रामसी को थ्योरिटिशियन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो मार्क्स क्या कहता था, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो कि बेस होगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेस होगा, और जो बाकी क्या होंगे, सुपर स्ट्रक्चर होंगे जो सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ बेस होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रामसी ने कहा कि जो बाकी सुपर स्ट्रक्चर्स है जिनको मार्क्स रिफ्लेक्शन ऑफ बेस कहता है, वो भी एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को मार्क्स ने इग्नोर किया था, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे 2 मिनट में। बट ग्रामसी क्या कहता है, ग्रामसी कहता है मार्क्स हैज़ टेकन सुपर स्ट्रक्चर फॉर ग्रांटेड। उसको, मार्क्स को लगता था सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दो, ये तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स हैज़ टेकन सुपर स्ट्रक्चर्स फॉर ग्रांटेड, सुपर स्ट्रक्चर्स ग्रांटेड ले लिए मार्क्स ने, एंड ये मानता है सुपर स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो मार्क्स का जो भी थ्योरी थी वो इसलिए रोंग जा रही थी क्योंकि ग्रामसी के अकॉर्डिंग उसने सुपर स्ट्रक्चर्स को इग्नोर किया, कल्चरल फैक्टर्स को इग्नोर किया। अब ग्रामसी का खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है। सो ग्रामसीज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स की हिस्ट्री की थ्योरी में ग्रामसी का क्या कंट्रीब्यूशन है।
तो सबसे पहले मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था एज क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, और क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या होता है, नॉन रिफाइंड, नॉन साइंटिफिक, ये सब होता है ना। या फिर हिज थ्योरी हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड एज रिडक्शनिस्ट, ठीक है, मोनोकोजल, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ये बिलीव करता है तो सिर्फ एक ही कोज दिखा रहा है ना, मोनोकोजल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो ये सिर्फ ग्रामसी के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है दैट मार्क्स थ्योरी इज नो लॉन्गर, ठीक है, नो मोर इकोनॉमिक क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर एज अ क्रूड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब आगे पढ़ेंगे ग्रामसी के बारे में, उसकी जो, अब देखो ये वाला, एक सेकेंड लेट मी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमें पता है मार्क्स का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, ये क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, बेस है, ठीक है, और ये बाकी जो भी बेस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये सब क्या हैं, दीज आर सुपर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्टेट, ठीक है, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज़ द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या कहता है मार्क्स, सुपर स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्ट्रक्चर्स इन इटसेल्फ, सुपर स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर्स नहीं है ना खुद में, ठीक है, बट रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। तो ये सिर्फ क्या है, दीज आर जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ बेस, ये सिर्फ बेस का रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब मार्क्स क्या कहता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करो, सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी चेंज हो जाएंगे, मतलब सिर्फ एक रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। रेवोल्यूशन कहाँ करना है, इसको चेंज करने के लिए। सो ओनली वन रेवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाना। अब बात करेंगे ग्राम क्या देखता था, ग्राम से इसने ये चीज़ पढ़ी होगी जब मार्क्स की थ्योरी ऑफ हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ग्रामसी ने क्या देखा। सो ग्रामसी कहता है कि सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे हमें फ़ाइट नहीं करनी है। देखो ये लेयर्स होगी ना अलग अलग, ये बेस हो गया या फिर ये जो भी सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, हमें सिर्फ बेस के लेवल पे फ़ाइट नहीं करनी है, हमें दो लेवल्स पे फ़ाइट करनी है। सो ग्रामसी कहता है इट इज़ नॉट इनफ टू fight at the level of economic structures, तो fight at level of economic structure, ठीक है, वी हैव टू फाइट एट टू लेवल्स। अब टू लेवल्स पे कहाँ फाइट करेंगे हम, एक होगा बेसिक स्ट्रक्चर पे फाइट करेंगे, ठीक है, और एक होगा सुपर स्ट्रक्चर वाले लेवल पे हम फाइट करेंगे। और ग्रामसी क्या मानता है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर आराम से चेंज हो जाता है बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू चेंज द सुपर स्ट्रक्चर। क्यों चैलेंजिंग क्यों है सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करना, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे वैल्यूज़ आते हैं, हमारे बिलीव्स आते हैं। क्या हम अपने बिलीव्स को एक दिन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो बेसिक स्ट्रक्चर कैन चेंज इन अ डे बट सुपर स्ट्रक्चर्स मे टेक सेंचुरीज, सेंचुरीज लग जाती हैं इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अब मार्क्स के ग्रामसी के मॉडल देखते हैं, ग्रामसी का खुद का क्या मॉडल था। पहले तो इसने इसको पढ़ के बोला कि नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना कि एक ही रेवोल्यूशन से सब काम हो जाएगा और एक ही लेवल पे फाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होगा, हमें दो लेवल पे फाइट करनी पड़ेगी। दूसरा अब ये खुद का मॉडल देता है, और यहाँ पे भी सारे मार्क्सिस्ट की तरह ग्रामसी भी बेस को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही रखता है। तो बेस हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही रहेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट होता है। सो अल्टीमेट डिटर्मिनेंट हर चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही रहेगा, ठीक है। बट अनलाइक मार्क्स जिसने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ बेस है, ग्रामसी ने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर है। तो ग्रामसी के अकॉर्डिंग सुपर स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रक्चर, तो वो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ बेस नहीं मानता है। सो इसने सुपर स्ट्रक्चर्स को दो लेयर्स में डिवाइड किया। पहली लेयर होती है हमारी सिविल सोसाइटी, ठीक है, और दूसरी लेयर है स्टेट। तो ग्रामसी ने जो ये सुपर स्ट्रक्चर है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सिविल सोसाइटी एक स्टेट, या फिर आप दूसरा
डायग्राम भी ले सकते हो। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो कि हमारा बेस है। उसके बाद आ जाएगी सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में क्या आता है, हमारा मीडिया, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमारे चर्च, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये सिविल सोसाइटी। और तीसरा हमारा आ जाएगा स्टेट। ठीक है, तो ये सारे एक्चुअली स्ट्रक्चर्स ही हैं और ये दोनों मिला के इसको टर्म दिया है इंटीग्रल स्टेट। तो हमें टर्म्स याद करनी है जो उसने बोले हैं। तो इंटीग्रल स्टेट कौन कौन सी हैं, सिविल सोसाइटी प्लस स्टेट को उसने बोला है इंटीग्रल स्टेट। अब देखते हैं कि इंटीग्रल स्टेट क्यों यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इस पेज पे जगह नहीं है। तो अभी हम देखेंगे इंटीग्रल स्टेट का मतलब क्या है, क्यों उसने इस चीज़ को इंटीग्रल स्टेट बोला है। यस, सो देखो हमने देखा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, बेस था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेस था। उसके बाद क्या थी, सिविल सोसाइटी। उसके बाद क्या है, स्टेट। तो ये लेयर्स है ना अलग अलग जो ग्रामसी ने सजेस्ट किए हैं। अब स्टेट का पर्पस क्या है, एक एक का पर्पस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट का पर्पस देखते हैं, क्यों है स्टेट। स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, कैपिटलिज्म का। मतलब यहाँ पे दो टर्म्स देख लो, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, ये स्टेट क्या करती है, कंटिन्यू करने में हेल्प करती है जो भी कैपिटलिस्ट का रूल है। सो स्टेट इज इक्वल टू कंटिन्यूएशन। ठीक है, सिविल सोसाइटी किस चीज़ में हेल्प करती है, डोमिनेशन, कि उनका रूल डोमिनेट करे। स्टेट क्या चाहती है, उनका रूल कंटिन्यू करे, इस चीज़ में हेल्प करती है। सिविल सोसाइटी उनके डोमिनेशन में हेल्प करती है। सो स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो पर्पस क्या है स्टेट का, टू एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, इन परपेचुएशन एंड कंटिन्यूएशन, या फिर और कंटिन्यूएशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास का जो रूल होता है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी, ये क्या यूज़ करती है स्टेट, फोर्स का यूज़ करती है। सो कोएर्सिव फोर्स का यूज़ करती है। किसके खिलाफ, फोर्स किसके खिलाफ होगा, अगर इसको कैपिटलिस्ट का रूल कंटिन्यू कराना है तो फोर्स उनके खिलाफ होगा ना जो कैपिटलिस्ट वाले रूल के खिलाफ है। सो जो भी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ स्टेट क्या करेगी, फोर्स का यूज़ करेगी, मार पिटाई करेगी। एंड आफ्टर ऑल दे हैव टू एक्सेप्ट द कैपिटलिज्म। अब दूसरा आ जाता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहेगा। सो सिविल सोसाइटी डोमिनेशन का काम करती है। सो इट ऑल्सो परपेचुएट्स द डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। सो सिविल सोसाइटी परपेचुएट्स द डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज़ मच क्लोजर टू बेस। सिविल सोसाइटी बेस ही है ना, बेस इसके ज़्यादा पास में है ना स्टेट के कंपैरिजन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। जो भी इकोनॉमिक बेस में इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, सिविल सोसाइटी को। तो सिविल सोसाइटी फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, एज अ कुशन, तकिए की तरह काम करती है, या फिर शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से शॉक निकलेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएंगे, सिविल सोसाइटी में, बाद में ही तो स्टेट में जाएंगे अगर शॉक ज़्यादा है। तो इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, हाउ सिविल सोसाइटी परपेचुएट्स कैपिटलिज्म, कैसे करती है, अगर स्टेट फोर्स का यूज़ करती है। यहाँ पे हमने देखा था कि स्टेट क्या यूज़ करती है, फोर्स। सिविल सोसाइटी क्या यूज़ करेगी, उसके पास भी तो कोई हथियार होना चाहिए जिससे वो कैपिटलिज्म के रूल को डोमिनेट करे। तो सिविल सोसाइटी के पास है ना एक बहुत ही बढ़िया हथियार, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ग्रामसी ने क्या बोला है, ग्रामसी ने बोला है डोमिनेशन। ठीक है, उसके बाद हेजिमनी के बारे में बात करेंगे। तो सिविल सोसाइटी वर्क्स टू क्रिएट अट्रैक्शन फॉर द बुर्जुआज वे ऑफ लाइफ। तो बुर्जुआज वे ऑफ लाइफ है उसकी तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है सिविल सोसाइटी। यही कारण है दैट वर्कर्स आर नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म। वर्कर्स एज सच कैपिटलिज्म वाले सिस्टम को
ख़राब नहीं मानते, रोज़ उनके सपने में आता है कि वो खुद कैपिटलिस्ट बन चुके हैं और जो कैपिटलिस्ट उन पे रूल कर रहे थे वो अब वर्कर हैं। तो दे आर बेसिकली अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट है, ना कि द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है। सो ग्रामसी ने डोमिनेशन या फिर द मेन टर्म वॉज हैजीमनी, हैजीमनी का यूज़ किया था फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए द वीपन विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द सिविल सोसाइटीज़, तो इसने क्या टर्म यूज़ किया था, हैजीमनी। अब हैजीमनी क्या होती है, हैजीमनी लाइक, ठीक है, जो एक होता है एक्सप्लॉइटर, एक होता है एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, एक्सप्लॉइटर क्या करता है, एक्सप्लॉइटेड के ऊपर एक्सप्लॉइट करता है उसको, ठीक है, परेशान करता है। बट व्हेन द एक्सप्लॉइटेड इज़ हैप्पी टू गेट एक्सप्लॉइटर, अब जो एक्सप्लॉइटेड है ये खुश है, दे आर हैप्पी आफ्टर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और दे आर वर्किंग फॉर द एक्सप्लॉइटर, उसके लिए काम कर रहा है जो उनको ही एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, ये होता है हैजीमनी। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग जो होगा हैजीमनी का वो क्या होगा, लिटरल मीनिंग होगा लीडरशिप। अब लीडर क्या यूज़ करते हैं, फोर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कंपेल भी करते हैं औरों को टू वर्क अकॉर्डिंग टू विल। बट जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, दे रियलाइज ऑन, किस चीज़ पे रियलाई करते हैं, पावर ऑफ अट्रैक्शन। पावर ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, व्हेन यू जनरेट कंसेंट, जब तुम कंसेंट को जनरेट करते हो। सो व्हेन यू जनरेट कंसेंट, फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश स्टेट है वो रिप्रेजेंट करती थी फोर्स और कोअर्सन। तो लीडर्स दो टाइप के हो सकते हैं, जो फोर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पावर ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गांधी एक ऐसा लीडर था विच वॉज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हैजीमनी क्या है, हैजीमनी है सॉफ्ट पावर। सो हैजीमनी इज इक्वल टू सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर किस पे अप्लाई होती है, हार्ड पावर अप्लाई होती है बॉडी पे। जब थप्पड़ लगेंगे ना तो वो हार्ड पावर होगी, थप्पड़ मार के मैंने आपको अपनी टीम में ले लिया। सो हार्ड पावर अप्लाइज ऑन बॉडी। सॉफ्ट पावर क्या है, बहला फुसला के। तो सॉफ्ट पावर कहाँ पे अप्लाई होगी, ऑन माइंड। सॉफ्ट पावर माइंड पे होगी। तो हार्ड पावर कैसी होगी, कंक्रीट, थप्पड़ कैसे लगते हैं, कड़क। सो हार्ड पावर है कंक्रीट। सॉफ्ट पावर क्या दिख रही है, हार्ड पावर तो डंडा दिख रहा है ना, डंडा लेके मार रहा है या फिर थप्पड़ मारा है। तो सॉफ्ट पावर दिख रही है, नहीं, तो ये क्या है, इनविजिबल। तो हार्ड पावर किस चीज़ पे बेस्ड है, हार्ड पावर कोअर्सन, फोर्स पे बेस्ड है। सॉफ्ट पावर किस पे बेस्ड है, कंसेंट, कि आप एग्री कर रहे हो। सो कैपिटलिज्म कंटिन्यू कैसे हो पा रहा है, कैपिटलिज्म की एक एबिलिटी है, किस चीज़ की, द एबिलिटी टू generate consent. So it has an ability to generate consent in its favor. अपने फेवर में कंसेंट जनरेट कर लेती है कैपिटलिज्म। दैट आइडिया बिकम हेजमोनिक आइडियाज विच इज़ रिगार्डेड एज कॉमन सेंस। तो कोई भी आइडिया है उसको हम हेजमोनिक आइडिया कब मानेंगे, किसी भी आइडिया को हम हेजमोनिक आइडिया कब मानेंगे, जब वो कॉमन सेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग बर्गर, बर्गर हर कोई खाता है, जो नहीं खाता उसको देखते हैं अरे तूने बर्गर नहीं खाया, मैकडी का बर्गर। सो बर्गर का जब भी नाम आता है तो वी टॉक अबाउट मैकडी। तो ये हेजिमोनिक आइडिया है बट विच हैज़ नाउ बिकम द कॉमन सेंस। इट हैज़ ऑल्सो बिकम द वे ऑफ लाइफ। कॉमन सेंस का मतलब है वे ऑफ लाइफ बन चुका है ये हमारी। सो ये जो कंसेंट है, जो कैपिटलिज्म जिसकी वजह से आज तक फ्लरिश कर रहा है, तो कैपिटलिज्म जिसकी वजह से फ्लरिश कर रहा है अभी तक बाय जनरेटिंग कंसेंट, ये कंसेंट जनरेट एक्चुअल में कौन करता है, तो सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का काम यही होता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इसमें भी इंटेलेक्चुअल्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। सो इंटेलेक्चुअल्स play the most important role here. So intellectuals play the most important role. तो हिटलर के पास क्या थी, हिटलर के पास मास अट्रैक्शन मतलब सॉफ्ट पावर भी थी और पावरफुल फोर्स भी था मतलब हार्ड पावर भी थी। तो
ये हो गया हमारा।